हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप सिंह। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गुरु इंडिया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें तीनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। वो मोनो हो, ऑलिगो हो या पॉलीसेकेराइड्स हो। तीनों टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तीनों की स्टडी करने वाले हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो उनको दूसरे से यूनिक बनाती है, वो सभी के बारे में देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो इम्पोर्टेंस है और क्लासिफिकेशन है वो सारे हम पढ़ चुके हैं। मैं उसका वीडियो जो है इधर पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर जा करके कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन से उसका क्लासिफिकेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड्स की। जैसा कि हमें पता है मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। जब मोनोसैकेराइड दैट मीन्स ए सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड्स, मतलब शर्करा की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। दे हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ H2O का N होल एन, वेयर N जो है वो क्या होगा? 3 to 7 होगा। अगर हम N इज इक्वल टू क्या रखें? CnH2n और ON, और यहाँ पर हम क्या रख दें? N इज इक्वल टू सबसे मिनिमम लिख दें 3, तो ये क्या हो जाएगा? C3H6O3। ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्लिसरेडिहाइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये ग्लिसरेडिहाइड का फॉर्मूला है या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मूला है, जो कि तुम्हारा क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कार्बन की संख्या 3 होती है। इसी तरीके से हम n बराबर 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। ठीक है ना? सबसे कॉमन होता है n इज इक्वल टू 6। क्या होता है? n इज इक्वल टू 6, जिसमें सारे ये आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। ठीक है ना? ये सारे आ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? कार्बन कितने होते हैं इसमें? 6 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स कैन एग्जिस्ट इन लीनियर ओपन चेन फ्रॉम और इन ए फॉर्म और इन ए रिंग साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, मतलब मोनोसैकेराइड जो होती है इनकी स्ट्रक्चर जो है वो दोनों टाइप की होती है, मतलब ओपन चेन भी रहेगी और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी रहेगी। अभी हम आगे चलकर देखने वाले हैं, एग्जांपल लेंगे हम, उस एग्जांपल के थ्रू जो हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम जो लाइनर स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करते हैं। The ring form is more common in aqueous solutions. जो रिंग जो बनती है, मतलब मोनोसैकेराइड्स की जो साइक्लिक फॉर्म जो होती है वो किसमें कॉमन होती है? कॉमनली किसमें बनती है? वो बनती है एक्वस सॉल्यूशन जो होती है, मतलब मोनोसैकेराइड्स को हम किसमें डिसॉल्व करते हैं? पानी में डिसॉल्व करते हैं तब। अब एक एग्जांपल दिए है कुछ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सोज। ठीक है, सुगर विद द फॉर्मूला ऑफ C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। सेम फॉर्मूला ही होता है जिसका फ्रक्टोज का, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है कि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। जबकि फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? फ्रक्टोज में होता है कीटोन। कौन सा? कीटोन या कीटो ग्रुप इसको बोल देते हैं। ठीक है ना? तो फ्रक्टोज ऑल्सो हेक्सोज विद द सेम फॉर्मूला एज ग्लूकोज बट डिफर विद ए विद इन डिफर स्ट्रक्चर्स ए कीटो रेदर देन ए एल्डोज। ठीक है, फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोज होता है। ठीक है ना? सॉरी, कीटोन लिख दिया मैंने, कीटोज होता है। और ग्लूकोज में कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है या एल्डोज ग्रुप इसको बोल देते हैं। ठीक है ना?
अब बात करते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला सिमिलर होता है। अनोदर हेक्सोज sugar similar to glucose but with a different arrangement of atoms। ठीक है ना, मतलब गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसमें मैनोज दिया जाता है। ठीक है, इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, क्योंकि सारे के सारे ये मोनोसैकेराइड्स हैं। और कौन से सैकेराइड्स है, हेक्सोसैकेराइड्स है। हेक्सोस का मतलब जिसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जो इनमें डिफरेंस जो होता है चारों में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज में, वो एक तो इनके फंक्शनल ग्रुप का होता है, दूसरा इसमें H और OH का जो अरेंजमेंट होता है वो इन चारों में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें हमने मोनोसैकेराइड का एक एग्जांपल ले लिया है, जिसमें मोनोसैकेराइड्स में सिर्फ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। नाउ ग्लूकोज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है, एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स होता है। जब भी मोनोसैकेराइड्स की बात होती है तो उसमें ग्लूकोज जो है वो इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है या इंपोर्टेंट होता है। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड aldohexose and dextrose and is abundant on the earth। मतलब ग्लूकोज जो होता है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, एल्डोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं। एल्डोज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और हेक्सोज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन 6 होते हैं। ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग है विद एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोज। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड्स है अर्थ पर। नाउ ग्लूकोज इज नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। जहां पर डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन वेयर प्लस। ठीक है, डी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से प्लस जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेक्सटो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मतलब कोई भी बायो मॉलिक्यूल जो है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक डी फॉर्म में और दूसरा एल फॉर्म में। तो ग्लूकोज जो है वो मोस्टली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो डी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज होते हैं एल फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन डी फॉर्म में जो है ज्यादा होते हैं, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और उसको लीवो रोटेटरी, एल दैट मीन्स लीवो रोटेटरी फॉर्म्स। Now, the ring structure of glucose can explain many properties of glucose which cannot be figured by open chain structure। अगर ग्लूकोज की हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा ही एक्सप्लेन की जा सकती है, जबकि ओपन चेन लाइनर स्ट्रक्चर्स के द्वारा नहीं की जा सकती। The two cyclic structures differ in the configurations of the hydroxyl group at carbon 1 called anomeric carbon, which such isomers is that alpha and beta form are known as anomers। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर्स होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती है, वो दो टाइप की होती है। ठीक है ना, दो टाइप की होती है, जिसमें हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या अंतर होता है कि जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जो होता है उसमें H और OH का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पर H और OH का अरेंजमेंट अलग होता है। जिस फर्स्ट कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमरिक कार्बन बोला जाता है। ठीक है ना, मतलब उसमें लेफ्ट साइड OH होगा तो दूसरी वाली स्ट्रक्चर में राइट साइड OH होगा, और ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, जिसके फर्स्ट पोजीशन पर ये चेंजेस होता है। द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इज also called pyrons structures due to its analog with pyrons। जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो किसके सिमिलर होती है, पायरॉन्स के सिमिलर होती है। ठीक है ना, ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो पायरॉन के सिमिलर होती है, इसलिए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पायरॉन्स बोला जाता है। ठीक है ना, पायरॉन्स बोला जाता है।
और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम ग्लूकोज की साइक्लिक और लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। Now you can see in this diagram, this is the glucose diagram. Okay. In this first diagram, the glucose structure is present in the linear form, which is alpha D glucose. And in this second diagram, this is the cyclic structure of glucose. Basically alpha D glucose, which are present in glucose structures. Okay. If you compare the alpha D glucose linear structure with the beta D glucose linear structures, the arrangement of OH and H, the arrangement of H and OH are differ at the carbon number first. Similarly, in the similarly in the cyclic structure, the arrangement of H or OH is also differ. Basically, this is wrong. Here is the H, here is the H, and here is the OH. Okay. In carbon number first, in both structure, in linear as well as in cyclic structure, the H arrangement of H and OH is different. Okay. Now come to the properties of monosaccharides. First properties is solubility. So basically, monosaccharides are highly soluble in water due to their hydroxyl group, which form hydrogen bonds with the water molecule. Solubility जो है मोनोसैक्राइड्स की, वो मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं वो हाईली सोलेबल होते हैं किसमें? वाटर में। क्यों? क्योंकि उनमें जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH वाला, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ जो है एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है स्वीटनेस। ठीक है ना? दे आर स्वीट टेस्टिंग विद फ्रक्टोज बीइंग द स्वीटेस्ट। मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, स्वीट। और फ्रक्टोज जो है, जिसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, स्वीट होता है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टीज है, रिड्यूसिंग नेचर। ऑल मोनोसैक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? मतलब वो कंपाउंड जो इजिली H पॉजिटिव आयंस या कोई ग्रुप डोनेट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। बेसिकली जितने भी मोनोसैक्राइड्स होते हैं तो वो उनमें सब में फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स होता है, तो उस एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स की वजह से दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ओके, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है ना? अगर इसको हमें एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हमें दो एक्सपेरिमेंट में से कोई सा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक तो बेनेडिक्ट, एक तो होता है बेनेडिक्ट टेस्ट, और दूसरा होता है फेहलिंग सॉल्यूशन। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? जब बेनेडिक्ट टेस्ट या फेहलिंग टेस्ट कराते हैं तो वो क्या करते हैं? दे आर चेंज इन देयर कलर, उसकी कलर में चेंजेस कर देते हैं। अगर कलर चेंजेस हो जाता है दैट मीन्स दे आर रिड्यूसिंग शुगर, और अगर कलर चेंज नहीं होता है दैट मीन्स वो कैसे है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइसैक्राइड्स की। तो डाइसैक्राइड्स की बात करते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो। क्या मतलब होता है इसके? टू। ठीक है। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर सैक्राइड्स या शर्करा की यूनिट कितनी होती है? दो होती है, उनको क्या बोलते हैं? डाइसैक्राइड्स बोला जाता है।
अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड्स यील्ड टू मोनोसैकेराइड्स ऑफ आइदर द सेम और द डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। अगर हम डाइसैकेराइड्स का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है किसी भी डाइसैकेराइड्स के अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है, वाटर के साथ अगर हम कराते हैं तो जो डाइसैकेराइड्स है वो दो मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। अब वो दोनों मोनोसैकेराइड्स सेम भी हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब दोनों मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज ग्लूकोज भी हो सकते हैं या ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी हो सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा डाइसैकेराइड से। नेक्स्ट है the two monosaccharides unit are joined by the oxide linkage which is formed by the loss of water molecule and this linkage is called glycosidic bonds। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी डाइसैकेराइड का सिंथेसिस होता है तो उसमें दो मोनोसैकेराइड पार्टिसिपेट करते हैं, मोनो प्लस मोनो, मोनो प्लस मोनो, और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डाइसैकेराइड्स। अब इसके लिए क्या होता है, अभी जैसे हमने देखा कि जब कोई डाइसैकेराइड ब्रेक डाउन होता है तो उससे H2O रिलीज होता है। अब यहाँ पर डाइसैकेराइड सिंथेसाइज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लस ऐड हो जाएगा H2O। क्या ऐड हो जाएगा, H2O, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में सॉरी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, सिंथेसाइज ऐड नहीं होगा, रिमूव हो जाएगा H2O, ठीक है ना। मतलब एक मोनोसैकेराइड से OH नेगेटिव रिलीज होगा और दूसरे सैकेराइड से क्या चीज, H पॉजिटिव रिलीज होगा, तो ये HOH करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब एक उससे जो है H निकलेगा, एक मोनोसैकेराइड से दूसरे मोनोसैकेराइड से क्या होगा, OH निकलेगा, और ये बना के मिलाकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। जब मोनोसैकेराइड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डाइसैकेराइड्स बनते टाइम, तो उस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया है, उस बॉन्ड को बोला गया है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बोलते हैं। आगे दे रखा सुक्रोज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड which on hydrolysis give glucose and fructose। मतलब सुक्रोज एक मोनो डाइसैकेराइड्स है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, मतलब H2O की क्रिया कराते हैं तो उसमें से दो मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं। पहला मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होगा और दूसरा मोनोसैकेराइड कौन सा होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है। मतलब कोई सा भी ग्लूकोज हो सकता है, कोई सा भी फ्रक्टोज हो सकता है, उसमें से एक ग्लूकोज होगा दूसरा फ्रक्टोज होगा, जरूरी नहीं पहला ग्लूकोज हो, पहला फ्रक्टोज भी हो सकता है। मतलब चाहे पहले ग्लूकोज निकले चाहे फ्रक्टोज निकले, मतलब निकलेंगे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। दूसरा जो एग्जांपल है डाइसैकेराइड्स का वो है माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है ना। माल्टोज और लैक्टोज, लैक्टोज किसमें प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आर द अनदर टू इंपोर्टेंट डाइसैकेराइड्स, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है और लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। अगर हम माल्टोज की बात करें, देयर आर टू अल्फा डी ग्लूकोज एंड इन लैक्टोज, ठीक है ना। माल्टोज में क्या होते हैं, दो ग्लूकोज की यूनिट होती है, और इन लैक्टोज देयर आर टू बीटा डी ग्लूकोज विच आर कनेक्टेड बाय द ऑक्साइड बॉन्ड्स, ठीक है ना। अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज में दोनों जो मोनोसैकेराइड्स होंगे वो क्या होंगे, वो ग्लूकोज होंगे, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होंगे, वो अल्फा डी फॉर्म में होंगे। और अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज में भी दोनों मोनोसैकेराइड्स कौन से होंगे, ग्लूकोज होंगे, बट वो किस फॉर्म में होंगे, वो बीटा डी ग्लूकोज के फॉर्म में होंगे, ठीक। अब बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में। हमने डाइसैकेराइड में एग्जांपल कौन सा ले लिया, माल्टोज का ले लिया, ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर को हम मतलब डाइसैकेराइड में हम माल्टोज के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो माल्टोज इज बेसिकली माल्टोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू मोनोसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, अभी हमने बताया, जिसमें दो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं। व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टुगेदर ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव, मतलब जब दो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट आपस में अटैच होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, तो क्या होता है, एक H2 बॉन्ड मॉलिक्यूल रिलीव हो जाता है। माल्टोज दैट्स कॉल्ड माल्ट शुगर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 into H2O, जो H2 निकलता है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च बाय द डाइस्टेट्स, ठीक है। माल्टोज जो है जिसका फॉर्मूला ये मेरे पास C12H22O11 into H2O,
ठीक है, ये कब प्रिपेयर होता है, जब हम स्टार्च को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं तरीके से। अगला जो रखा हाइड्रोलाइसिस बाय एसिड और माल्टोज गिव ओनली डी ग्लूकोज। अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं माल्टोज का मतलब माल्टोज की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, तो डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स निकलती है। उसके बाद दे रहा इन लन डॉट नो एडेड शुगर, मोस्ट ऑफ द शुगर अवेलेबल टू ईस्ट इज माल्टोज ड्राइव फ्रॉम स्टार्च। अगर हम इसकी बात करते हैं स्टार्च की, स्टार्च मतलब जो तुम्हारा एक मार्ट जो होता है ईस्ट के अंदर, उसमें क्या होता है, उसमें माल्टोज की मात्रा जो है वो नेचुरली जो है प्रेजेंट होती है। उसमें कोई भी अगर हम एडेड शुगर नहीं करते, कोई भी शुगर ऐड नहीं करते हैं, तो जब जो उसका स्वीटनेस जो होता है स्टार्च के ईस्ट के स्टार्च का, उसमें क्या चीज़ रहती है, माल्टोज की वजह से उसका टेस्ट जो है स्वीट रहता है। आगे दे रखा माल्टोज बिहेव लाइक एन ईयरली प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस rather than a storage product such as starch and its degradation product। माल्टोज जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्राइमरी स्टेज में, मतलब ईयरली जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो माल्टोज होता है, जो कि बाद में एज ए स्टोर प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। इट इज ए डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, स्टार्च कैसा प्रोडक्ट है, जो धीरे धीरे करके डिग्रेड होता चला जाता है। ठीक है ना, जैसे हमें जैसे प्लांट की किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्च जो है वो डिग्रेडेबल फॉर्म में आ जाता है। अब बात करते हैं माल्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये एक क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसकी, डी ग्लूकोज की, और ये दूसरे डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आप देखोगे इसके जो H और OH हैं, एक फर्स्ट ग्लूकोज से OH और सेकंड ग्लूकोज से क्या H रिमूव होगा। अब यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर एक OH है, लेकिन H के 2 मॉलिक्यूल ये रहे और O का एक मॉलिक्यूल ये रहा। ये क्या निकाल देंगे, H2 निकाल देंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या बचा, सिर्फ ये वाला O बचा, और ये वाला O जो है इन दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में, ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा, और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये मोनोसैकेराइड्स की सब यूनिट है, जो कि क्या कर रही है, हाइड्रोजन को वाटर को रिमूव करके एक डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है का फॉर्मेशन होता है, दो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट के अटैच होने से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है और फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसैकेराइड्स। तो इसके हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, डाइसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट जनरली लेस सो देन द मोनोसैकेराइड्स। मतलब जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो भी किसमें, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी हम कंपैरिजन मोनोसैकेराइड्स से करें, तो मोनोसैकेराइड्स के कंपैरिजन में वो थोड़ा स्लो या धीरे डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वीटनेस के बारे में, इसकी मिठास के बारे में। तो दे आर स्वीट बट वेरी इन स्वीटनेस, सुक्रोज इज स्वीटर देन द लैक्टोज। अगर इनकी हम स्वीटनेस की बात करें, मीठे की बात करें, तो ये थोड़े कम मीठे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सुक्रोज जो है वो लैक्टोज से ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो maltose and lactose are reducing sugar because they have a free aldehyde or keto group in one of the glucose unit। क्योंकि जो तुम्हारे माल्टोज और गैलेक्टोज जो होते हैं, ये दोनों किसके द्वारा बनते हैं, दोनों ही ग्लूकोज यूनिट्स के द्वारा बनते हैं। अब इनमें जो है एक एक एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, वो फ्री स्टेट में होता है, जिसकी वजह से ये किस टाइप का नेचर शो करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का नेचर शो करते हैं। बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व बोथ एनोमरिक कार्बन leaving no free aldehyde और कीटो ग्रुप। जो तुम्हारा सुक्रोज होता है उसके अंदर कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से सुक्रोज जो है वो कैसा है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि
माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स फॉर्म बाय द कंबाइनिंग मैनी मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स मोर देन 2 बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं, मोनोसैकेराइड्स की। जब मोनोसैकेराइड्स की जो है 10 से अधिक यूनिट्स आपस में अटैच हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन में इधर रखा, मॉलिक्यूल्स विद 2 to 10 सुपर यूनिट्स आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। अगर मोनोसैकेराइड्स की संख्या कितनी है, सिंगल है तो वो मोनोसैकेराइड्स होंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स है तो वो डाइसैकेराइड्स हो जाएंगे, और 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट है तो उसको हम क्या नाम देंगे, ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे, जो कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है ना। वाइल अगर 10 से ज्यादा यूनिट है, अगर मोनोसैकेराइड्स की यूनिट 11 है या इससे भी ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स डू नॉट टेस्ट स्वीट्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो मोनोसैकेराइड्स की तरह या डाइसैकेराइड्स की तरह स्वीट नहीं होता है, वो मीठे नहीं होते हैं टेस्ट में पॉलीसैकेराइड्स, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर सो एनोमर्स। मोस्ट पॉलीसैकेराइड्स डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, क्योंकि उनके जो मोनोमरिक यूनिट जो होती है, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है ना, वो जो है पास पास अटैच होते हैं, जिसकी वजह से एक तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में, मतलब मीठे नहीं होते, और दूसरा मोस्टली जो पॉलीसैकेराइड्स हैं दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन और स्टार्च, ये एग्जाम्पल है जिसमें ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स इन एनिमल्स। ठीक है ना। ग्लाइकोजन क्या है कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है, किसमें, एनिमल में, लाइक एमाइलोपेक्टिन बट मोर हाईली ब्रांच्ड। ठीक है ना। जो ग्लाइकोजन है वो कैसे होते हैं, उनके अंदर ब्रांच चेन होती है, मतलब वो हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांच चेन्स में काफी जुड़ी होती हैं। जबकि सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज क्या है, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है प्लांट में, कंपोज्ड ऑफ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट विद इन बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। मतलब जो तुम्हारा सेलुलोज होता है उसकी स्ट्रक्चर जो कैसी होती है, एक लीनियर होती है, मतलब ये ब्रांच नहीं होती, और एक ग्लूकोज यूनिट जो है वो दूसरे ग्लूकोज यूनिट के द्वारा किस बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेगी, अटैच्ड होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्लूकोज का कार्बन 1 सेकंड ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जिस बॉन्ड का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होगा। ठीक है। काइटिन की बात करते हैं तो काइटिन क्या है, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है जो क्या बनाता है, जो एक्सोस्केलेटन बनाता है, किसका, आर्थ्रोपोड्स का, और सेल वॉल बनाता है किसकी, फंजाई की। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ एन एसिटिल ग्लाइकोसेमिनेज यूनिट्स। ठीक है। तो काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करती है, जो कि क्या बनाती है, एक्सोस्केलेटन बनाती है, किसका, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट जो होते हैं, दूसरा सेल वॉल बनाती है किसकी, फंजाई की सेल वॉल बनाती है। अब यहाँ पर जो है एक कंपैरिजन दे रखा है तीन पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, जिसमें क्या है, सेलुलोज है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। स्टार्च की दोनों चेन्स को अलग अलग कर दिया गया है, एमाइलोज को और एमाइलोपेक्टिन, दो टाइप की चेन होती है स्टार्च में, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो सेलुलोज प्लांट्स में होता है, स्टार्च प्लांट में होता है, चाहे उसकी एमाइलोज चेन हो चाहे उसकी एमाइलोपेक्टिन चेन हो, दोनों की दोनों किस में होती है, दोनों की दोनों जो है स्टार्च में होती है। जबकि ग्लाइकोजन किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। अगर हम सब यूनिट की बात करते हैं तो सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है, एमाइलोज में अल्फा ग्लूकोज होता है और एमाइलोपेक्टिन में अल्फा ग्लूकोज होता है, और ग्लाइकोजन में कौन सा होता है, इसमें भी अल्फा ग्लूकोज होता है। अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो सेलुलोज में 1,4 बॉन्ड्स होते हैं, मतलब पहले
पहले मोनोसैकेराइड्स का कार्बन 1 दूसरे मोनोसैकेराइड से कार्बन 4 से अटैच होगा। इसी तरीके से एमाइलोज में भी कार्बन 1 का फर्स्ट कार्बन और मोनोसैकेराइड्स का फर्स्ट कार्बन सेकेंड मोनोसैकेराइड से 4 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जबकि एमाइलोपेक्टिन में 1,4 या 1,6 होते हैं। जो इसकी मेन चेन जो होती है उसमें 1,4 बॉन्ड होता है, जो उसकी साइड चेन जो अटैच होती है उसमें 1,6 होता है। सिमिलरली ग्लाइकोजन। अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो सेलुलोज में कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है। एमाइलोज क्योंकि ये मेन ब्रांच होती है तो इससे भी कोई ब्रांच नहीं होती। जबकि एमाइलोपेक्टिन में जो है हर 20 यूनिट के बाद एक साइड चेन निकल जाती है। जबकि ग्लाइकोजन में भी ब्रांचेस होती है और वो कितने सब यूनिट्स के बाद होती है, वो 10 सब यूनिट्स के बाद होती है। ठीक है ना, मतलब ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू स्टार्च और सेलुलोज। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है और ये शेप दे रखी है। सेलुलोज की शेप जो है वो लीनियर होती है, जबकि एमाइलोज की स्टार्च में एमाइलोज की चेन कैसी होती है, साइक्लिक एक तरीके से स्प्रिंग लैक फॉर्म में होती है। जबकि एमाइलोपेक्टिन की ब्रांच होती है और ग्लाइकोजन की हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर लार्ज साइज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, दूसरी उनकी स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। सेकेंड जो है वो एनर्जी स्टोरेज। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर एनर्जी स्टोरेज। जो स्टार्च जो है वो प्लांट में एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। दैट कैन बी ब्रोक डाउन इनटू ग्लूकोज व्हेन एनर्जी इज नीडेड। अगर प्लांट को एनर्जी की नीड होती है तो स्टार्च का ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। अगर एनिमल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन में सेलुलोज और काइटिन जो है ये क्या बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करते हैं। सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज इज इंडाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन ड्यू टू देयर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स व्हिच आर मेक द एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन। जो सेलुलोज होता है जो कि प्लांट के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करता है, सेल वॉल बनाने का काम करता है, ये ह्यूमन द्वारा डाइजेस्टेबल नहीं है। ठीक है ना, मतलब ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ऐसे कोई एंजाइम्स नहीं होते जो इसमें बॉन्ड जो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है ना, तो ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जबकि जो एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काव है, बफेलो है, ये जो है सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है हाइड्रोलाइसिस। पॉलीसैकेराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइसिस इनटू सिंपलर शुगर थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शंस। जो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पॉलीसैकेराइड जो है वो अपने सब यूनिट्स में या अपने मोनोमरिक यूनिट्स में वो कैसे होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एंजाइम्स बेस्ड रिएक्शन होती है जिसमें पॉलीसैकेराइड्स का ब्रेक डाउन होता है। ठीक, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।